देखिए इनका आंतरिक मामला है और उसमें वो अपने संगठन में किसको बनाते हैं वो अपना खुद तय कर सकते हैं। लेकिन आदरणीय शरद पवार जी बड़े मजे हुए और पुराने नेता हैं। वो अगला स्टेप क्या उठाने वाले हैं ये उनके अलावा शायद उनका परिवार का कोई भी सदस्य भी नहीं जानता। वो जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस समय एक मोदी लहर बह रही है और इस चीज़ से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन उनके पार्टी में भी तमाम तरीके के बातें समय समय पर उठती हैं और उनकी बेटी ने तो स्वयं भी बयान दिया है कि 2 धमाके होने हैं। एक धमाका वो कर चुके हैं इस्तीफा देके, अब दूसरा धमाका क्या होगा ये तो उनकी पार्टी बता सकती है। देखिए, बजरंगबली श्री हनुमान के बारे में एक शब्द आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबै को आतुर। बजरंगबली श्री हनुमान संकट मोचक हैं और आसुरी प्रवृत्तियों को या गलत तरीके से कार्य करने वाले लोगों का प्रतिकार उनके स्वभाव में रहा है। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे बजरंगबली श्री हनुमान जी के नाम से ही बजरंग दल है। पता नहीं क्यों राम और बजरंगबली श्री हनुमान के नाम से एलर्जी है कांग्रेस को, मुझे समझ में नहीं आता। बजरंग दल का मतलब ही यह था कि राष्ट्र, जैसे वो बजरंगबली दुखियारों का कष्ट हरने के लिए एक राष्ट्रभक्ति की जो आज भावना जागृत करने वाले लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं बजरंगी सेना। तो बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त संगठन है। बजरंग दल सामाजिक सेवा करने वाला एक संगठन है। बजरंग दल एक धार्मिक प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने वाला एक ऐसा दल है जो सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में विश्वास करता है। अब ताज्जुब तो ये होता है कि वही कांग्रेस है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा देती है। श्री राम मंदिर का पहला जो ताला लगा वो भी कांग्रेस के समय में लगा था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी तरह तरह के उनके लोगों के वक्तव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में उनके लोगों के नेताओं के आए। राम जी से परहेज, बजरंगबली श्री हनुमान जी के नाम से परहेज और उनकी तुलना जो बजरंग दल है उसकी तुलना पीएफआई ऐसे एक राष्ट्रद्रोही संगठन, एक आक्रामक, जिसको कहना चाहिए कि एक आक्रामक संगठन जिसका हिंसा में विश्वास है, उससे बजरंग दल ऐसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र की सेवा में समर्पित दल की तुलना करना, मैं समझता हूं ये निंदा का। और जहां ये पात्र हैं कांग्रेस के लोग, वहीं इनका ये हास्यास्पद जो निर्णय है निश्चित रूप में ये दिखाता है कि अब कर्नाटक में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, जो 100 बिल्ली खा के चूहे चली हज को, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे हैं, जिनका पूरा परिवार जमानत पे है और जो भ्रष्टाचार की तमाम जांचों के लिए आज कोर्ट में जो बार बार पेशी में जा रहे हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जिनके पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपए भेजते हैं प्रधानमंत्री के रूप में और 15 रुपए पहुंचता है, यानी 85% कमीशन खाने वाले लोग आज शिष्टाचार की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार में आज 100 रुपए भेजते हैं प्रधानमंत्री तो 100 का 100 पहुंचता है। 6,000 रुपए किसानों की अगर किसान निधि, सम्मान निधि पहुंचती तो 6,000 की 6,000 उनके खातों में पहुंचती है। ये डायरेक्ट ट्रांसफर का जो प्रोसीजर शुरू किया है, 1 रुपए भी दाएं बाएं नहीं जाता है। ये इससे बड़ा ईमानदारी को कोई तमगा होगा? इससे कांग्रेस विचलित है कि उनके कमीशन खोरी के सारे जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं और बीजेपी ने शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर जो एक विकास को आधार मानकर जो सरकारें चलाई हैं वो आज सामने आ रहा है। उनको पता है अभी गोवा की विजय और आसाम की विजय, त्रिपुरा की विजय वो देख चुके हैं, इसलिए वो आतंकित हैं मतदाताओं से कि मतदाता एक पक्षी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि कर्नाटक की संभावित हार को देखते हुए उनका ये विलाप अभी होता रहेगा। उन्होंने कहां का शिष्टाचार किया, संविधान के विरुद्ध बात करी। उन्होंने कहा हम अल्पसंख्यक को अलग से, केवल अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए, उनकी भला करने के लिए नहीं, आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। कहां से करेंगे ये बताएं? अल्पसंख्यक को भी धोखे में रख रहे हैं और बहुसंख्यक की भी भावनाओं को
वो संविधान विरुद्ध बात करके वो प्रभावित कर रहे हैं। पीएफआई के संदर्भ में उनका सॉफ्ट कॉर्नर, मुस्लिम लीग से उनका समझौता, ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि वो एक पक्षीय सांप्रदायिकता के हवा में बह रहे हैं और उनको हर वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, वो उनको संदिग्ध दिखता है। और उनको मुझे पता है कि कर्नाटक में माननीय अमित शाह जी की और योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है और जो नड्डा जी की संगठनात्मक क्षमता है, उससे कांग्रेसी डरे हुए हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव तो दूर है, अभी विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, ये अपने हार के पहले जो हार का कारण होता है उसको निश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के पास जाने का रिहर्सल करते हैं। अभी राष्ट्रपति के पास जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, अपना विलाप करेंगे, जिसमें जनता के सामने ये रहे कि ये बेचारे हैं। अब ये बेचारे नहीं हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद से शासन सत्ता में रहते हुए भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब जनता मोदी जी के युग में एक स्वर्णिम युग के रूप में वो देख रही है और अल्पसंख्यक भी बड़ी तेजी से बीजेपी के साथ में जुड़ा है। ये इनकी वेदना का कारण है और मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद है इनका प्रत्यावेदन तीनों नेताओं के खिलाफ देने का। नहीं, एक सामान्य प्रवृत्ति की बात करी है उन्होंने और ये बात सही है कि हर चीज इसी जन्म में लेना देना होता है। लोग बोलते हैं इस बात को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, और जो अत्याचार कोई कर रहा है उसकी सीमा को क्रॉस कर रहा है तो उसका फल तो एक ना एक दिन उसको मिलेगा, ये बात सभी को पता है। अब ये अलग बात है कि कभी किसी की सहानुभूति के कारण लोग बचते रहे हों, लेकिन अपराध का अंत हमेशा, चाहे जब भी आप कोई भी युग देख लो, अपराध का अंत बहुत बुरा हुआ है। और जो कुछ घटनाएं घटी थी यही होना ही था एक दिन, कि अपराध का करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। और जो जनता को प्रताड़ित किए हो, जनता के साथ में उसने अत्याचार किया हो, तो वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता, उसके साथ सहानुभूति कैसे हो सकती। अब जो ये सब प्रकरण में जो सहभागी हो वही इसको मांग कर रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगे हों। केरला में कांग्रेस की जो सहयोगी हैं, ये चाहे जमायतुल उलमा हो और चाहे मुस्लिम लीग हो, ये दोनों कांग्रेस के हितैषी भी हैं और उनके साथ में सरकार में शामिल भी रह चुकी है मुस्लिम लीग। तो इन लोगों के गठजोड़ से एक सांप्रदायिक उन्माद चला है। केरल की पुरानी सांस्कृतिक विरासत को, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं था, उसको इन्होंने छिन्न भिन्न किया है। और ऐसे तमाम साक्ष्यों का उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे बराबर आता रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और इस प्रकार की चीजें आई हैं। और सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने पास करके इसको भेजा है। इनको काहे को चिंता हो रही, जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्रियाक्रम है लोगों के, वो उजागर हो रहे हैं जनता के सामने। अब काहे कब है, जब काम किया था आपने ऐसे वहाँ पे जो यहाँ पे बहुसंख्यक हैं अगर, तो वहाँ पे वो अल्पसंख्यक है हिंदू, अगर उसके साथ में किसी प्रकार का किसी ने दुर्व्यवहार किया है और कोई इसको उजागर कर रहा है, आप सबूत दीजिए कि ऐसा नहीं था। आप किसी को प्रतिबंध करने के बजाय एक निश्चित प्रोसेस में निकला है, उनके पास साक्ष्य हैं सारी घटनाओं के, इसीलिए उन्होंने पिक्चर बनाई होगी। अब ये तो सेंसर बोर्ड उनसे पूछेगा कि साक्ष्य है कि नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में लगातार इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और जो प्रिंट मीडिया है उसने समय समय पर ऐसी घटनाओं को उजागर किया है।